आपकी आवाज़ पे आज मुलाकात कर रहे हैं मधु जी शर्मा से। मधु जी बीजेपी की एक महिला मोर्चा की भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुकी। इन्होंने 7 साल बीजेपी महिला मोर्चा में सेवाएं दी हैं। मधु जी आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। नमस्कार जी। तो मैम आप बताएं थोड़ा सा आपका हमारे व्यूवर्स को, आपका इंट्रोडक्शन पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन वापस मैं चाहूँगा कि व्यूवर आपको आपके बारे में जान सके। आपने कहाँ से ये बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया और क्या आपकी रहता है आपका? बीजेपी पार्टी तो मेरे खून में है जी। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हाँ। उनके छोटे भाई प्रभुदयाल जी की मैं लड़की हूँ जी। और बचपन से ही संघ और बीजेपी का वातावरण पूरे परिवार में मैंने देखा है। जी। और जब ताऊ जी प्रचारक बने तो तब से ही मेरे को लगता था कि हमारे परिवार में सिद्धांतों की परिवार है, संस्कारित परिवार है। तो इसलिए बीजेपी जैसी पार्टी जो सिद्धांतवादी पार्टी है वो मेरे रग रग में बसी हुई है। आप बीजेपी में रहते हुए क्या क्या सेवाएं दी, कौन कौन सी पदों पे रही है और क्या सेवाएं दी, ये सब? 1993 से मैं भारतीय जनता पार्टी की, वैसे तो मैं बचपन से ही कार्य कर रहे हैं और मैंने देखा है परिवारजन को भी उसमें रहते हुए। संघ में मेरे पिताजी भी जब छोटे ताऊ जी के साथ पढ़ाई करते थे तो वो शाखा में जाया करते थे। तो और जब मैं विवाह होकर के कोटा आई तो वहाँ मैं माननीय राजेंद्र सिंह जी जो संचालक थे उनसे पहली बार मिली। और मिल कर के क्योंकि जब ताऊ जी की हत्या हुई थी तो हमारा परिवार डर गया था और हम सभी लोग मतलब दूर हो गए थे पार्टी से और हम लोग बॉम्बे चले गए थे। कार्यों से दूर। हाँ, बम्बई चले गए थे। फिर अपने परिवार में जैसे रहे और कभी कभी कार्यक्रम में मेरे पिताजी मुंबई में ही जाया करते थे। और जैसे यहाँ गंगापुर सिटी के अंदर राजमाता जी, विजय राजे सिंधिया या भैरव सिंह जी उनको बुलाते थे तो जाते थे। तो इसलिए ये देखते आ रहे थे कि पार्टी में काम करना है और समाज सेवा मेरा मूल वो था, समाज सेवी थी मैं। तो इसीलिए 1993 में जब मैं मिलने गई तो उन्होंने ही मेरे को प्रेरित किया और इसके बाद मैं धीरे धीरे संघ में सेविका समिति में काम किया, धर्म जागरण में काम किया। फिर मैंने अपना संगठन जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान है उसका गठन किया। और जब आवश्यकता पड़ी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का भी मैंने गठन किया। अच्छा। लव जिहाद पर भी मैंने बहुत काम किया है। अच्छा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का भी आपने गठन किया? जी। जी। अभी तो 1998 में मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन किया था जिसमें मतलब आपने ऐसा नाम रखा है कि जो संघ की विचारधारा से उस जमाने में तो मेल खाता ही बिल्कुल अलग था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का उद्देश्य क्या, मतलब क्या उद्देश्य लेके आपने ये नाम रखा और किन उद्देश्यों को आप? क्योंकि मैंने फैमिली काउंसलिंग का मेरा काम था और पारिवारिक न्यायालय में मैं 10-15 साल तक नॉमिनेट रही। उस समय कई केसेस ऐसे भी आते थे तो जिसमें मुस्लिम भाइयों के भी केस और बहनों के केस आते थे जिसमें पता चलता था कि हमारी कुछ बहनें हिंदू भी हैं इसमें। तो हमने देखा कि किस तरीके से मतलब जो बहन प्रताड़ित हो रही है। अच्छा। और तलाक हो रहा है उसका। हाँ, तो फैमिली में जाके वो हिंदू बहनें प्रताड़ित हो रही है या लव जिहाद का नाम? लव जिहाद का नाम दिया जा सकता है उसको। तो तब मेरे को ये 98 की बात है और उस समय ही मैंने तो पहला ये मुद्दे को उठाया था लव जिहाद के नाम से या जो भी उसका नहीं, मैंने वापसी के लिए कार्य किया। अच्छा। बहनों की वापसी के लिए काम किया है क्योंकि जो जिस तरीके का और जब जिनाइन समझते थे, जैसे मेरे मुस्लिम भाई भी थे तो उनका भी सपोर्ट मिला था इस काम में। क्योंकि जब गलत तरीके से कोई भी लड़की जाती है तो कई तो अपने राष्ट्रवादी मुस्लिम भी है। अपन ऐसा नहीं कह सकते कि राष्ट्रवादी मुस्लिम नहीं है। और उन भाइयों को लगता था कि ये गलत है तो वो सपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से और उनकी जो समस्याएं होती थी उनको भी हम सुलझाने का
कई जिस तरीके का तलाक का हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 3 तलाक वाला लिया है निर्णय, तो उस समय ये फील होता था, क्योंकि एक केस मेरे पास ऐसा आया कि गुस्से में आकर के 3 तलाक दे दिया, गुस्सा शांत नहीं हुआ, हाँ ज़्यादा शांत नहीं हुआ गुस्सा, तो वो इद्दत भी चली गई, लड़की इद्दत भी भुगत लिया, और दोनों अब वो कोर्ट में केस आ गया, अब दोनों मिलना चाहते हैं, दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। अच्छा। पर 3 तलाक का जो था, तो वो उसमें साथ इजाज़त नहीं देता। उसमें वो कहने लगी लड़की कि मेरे को तो अल्लाह ताला के जवाब देना पड़ेगा, और उसमें क्या जो कानून है कि उसको जब तक दूसरे से विवाह नहीं कर लेंगे, और वो फिर उसको तलाक देगा, तो फिर वो अपने पहले पति के पास जा सकती है। तो ये इतनी विकट समस्या थी, तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कई परिवार, लाखों परिवारों को राहत मिलेगी इससे, क्योंकि 100% मिली है, बिल्कुल मिली है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका धन्यवाद भी किसी न किसी मंचों पे किया है, क्योंकि जिस तरीके का उसके 5 बच्चे, वो परवरिश कैसे करेगी, और पति भी वो कि मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो इतना वो केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो, और उसने कहा कि ये ट्रिपल तलाक मैंने सुना है किसी जो मुस्लिम बहुल्य कंट्री है, जैसे पाकिस्तान है, इराक है, ईरान है, वहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे ये कौन सा, ये भारत, पता नहीं, मेरे को भी नहीं समझ आता। ये तो बेनिफिट के लिए लोगों ने ये तो आप ये कह सकते हैं अपनी व्यवस्था को अच्छा रखने के लिए और अपना बेनिफिट लेने के लिए कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के ही लोगों ने, भाइयों ने मिसयूज किया है। जिनकी दुकानें जिनको चलानी होती है उनका ये काम था। आप ये ट्रिपल तलाक के बाद उनकी दुकानें बंद हो गई? नेचुरली होएगी ना, फर्क तो पड़ेगा ही ना इस चीज़ का, क्योंकि जिस तरीके का है अभी कोर्ट में मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बहनें आगे आई है इसलिए ट्रिपल तलाक के कानून के बाद परेशान थी ना। अभी जरा सी बात पे अपने हिंदू समाज में भी पति पत्नी में विवाद होता है या कुछ होता है, पर उसमें एक होने की गुंजाइश है, मैक्सिमम रहती है उसमें। अब इसमें एक होने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आप तो 1 महीने, अब 1-2 महीने भी अगर महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का ट्रिपल तलाक के नाम पे मैं कहूँगा शोषण हो रहा था, एक तरह से शोषण हो रहा था, ज़बरदस्त शोषण हो रहा था, और उससे उनको राहत मिली है। तो इस तरीके का भी काम मैंने किया है। इसके साथ साथ ही हमने यो महिला जो उत्पीड़न का काम है, तो महिलाएं जो पीड़ित रहती थी, उत्पीड़न रहता था, उसका काम सारा किया है। पार्टी में, मैं संगठन में, धीरे धीरे मंडल में, वार्ड में मेरे को कहा दीदी आप सेवाएं दी हैं। फिर जिले में आपने कब आपने ज्वाइन किया और कब से? महिला मोर्चा में मैंने 14 में ज्वाइन किया था। 14 में? हाँ, और 21 में मेरे ख्याल में मेरा मुक्त हुई हूँ। तो मैंने 6-7 वर्ष तक लगातार महिला मोर्चा का दायित्व संभाला, और मैं उसमें धानी धानी में गई, और मैंने देखा कि कई जगह तो संगठन में क्या था कि उपाध्यक्ष पति, अध्यक्ष पति, ये पति, तो मैंने वहाँ से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को निकाला भी है। मैंने कहा नहीं, इनको आगे आना है। तो इस तरीके के भी कार्य मैंने किए वहाँ पर। तो अच्छा, महिला मोर्चा रहने के दौरान कोई विशेष केस, विशेष व्यवस्थाएं आपके सामने आई हो? जैसे आपने कहा महिला पति, जो महिलाओं की जगह पति काम कर रहे थे उस मोर्चे में। हाँ, मैं एक बार प्रतापगढ़ गई थी, तो उस समय सारे पति ही आए थे स्वागत के लिए कि मैं अध्यक्ष पति हूँ, मैं मंत्री पति हूँ, मैं ये है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो पत्नियों से ही। कब की बात कर रही है? 14, 15, 16, 17 के? हाँ, ये 16 के आसपास की बात है। 2016 में आप ये बता रही हैं, बड़ी बात है कि महिला, बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे सरपंच पति आए, तो मैंने तो कह दिया कि नहीं, मैं तो महिला सरपंच से ही बात करूंगी। जो है सरपंच, उससे, उसको ही बुलाया, उसको भाषण भी दिलाया। बड़ी बात है। तो मेरा काम तो कार्यकर्ता निर्माण का। क्या मैं ये कहना, मैं अभी प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में महिला जो सम्मान अभी बिल पास हुआ है 33% का, के बाद महिलाओं की स्थिति मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ चेंजेज आएगा, बहुत बड़ा चेंजेज होने वाला है। क्रांति एक
महिलाओं के प्रति क्रांतिकारी बिल, मैं ये कह सकता हूँ कि महिलाओं को एक नेक्स्ट लेवल पे, जो 70 साल में महिलाएं कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आ पाई थी, वो अब मैं समझता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में आगे आएंगी। तो इस महिला बिल को लेके मैं सवाल आपके ऊपर देना चाहूँगा कि आप 6-7 साल में बीजेपी महिला मोर्चा में रही, काम भी अच्छा किया होगा, आपने किया है, लेकिन क्या ऐसी 66 महिलाएं, मैं आज की डेट में ऐसी नेतृत्व करने वाली महिलाएं राजस्थान में एमएलए बनने के लिए, लीडरशिप लेने के लिए क्या तैयार हैं अभी? क्यों नहीं तैयार हैं? 66 क्या 200 महिलाएं तैयार हैं। आप ये कह रही हैं कि 200 की 200 महिलाएं तैयार हैं? हमारी महिलाएं, कोई ऐसा नहीं है कि आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाएं निकली नहीं है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तो जिस तरीके से महिला को सशक्त किया है, मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं की पीड़ा को समझा है, महिलाओं को समझा है, उनके पीड़ा को समझा है। मैं समझता हूँ मैं प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं महिलाओं के ऊपर ही आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लो कि जिस तरीके से उन्होंने उज्ज्वला योजना दी है, उन्होंने देखा कि कैसे महिलाएं चूल्हा फूंकती है। 70 वर्षों में कभी कांग्रेस शासन में इस तरीके की बात नहीं आई कि महिलाओं के लिए इस तरीके की योजना लाए हों कि चूल्हा फूंक रही हैं, किस तरीके से उनके घर में गैस की आवश्यकता है, उनके फेफड़े कमज़ोर हो गए थे, आंखों से आंसू निकलता था, वो पूरा सत्य कर दिया था मैथिली शरण गुप्त की जो थी ना, अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। 60 साल में उन्होंने इसको चरितार्थ करके दिखाया। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी पीड़ा समझी और करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन दे करके उनको लाभान्वित किया। आप देख लो, शौचालय 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण किया। किस तरीके से बहनें, कई देश की जनसंख्या इससे ज़्यादा है। आप ये देखो कि महिलाएं बेचारी रात को सो नहीं पाती थी, 4 बजे उठ करके उनको जाना, और वहाँ पर कई अनहोनी हो जाती थी उनके साथ में, कभी कभी शर्म फील करती थी। कितना मतलब इतने लज्जा घर कि इससे पहले कैसे महिलाएं जीती होगी, एक मैं समझता हूँ नर्क जैसा। बिल्कुल नरकीय जीवन। आप देख लो कि आप परिवार के मुखिया थे और आप तो कितने अच्छे राष्ट्रीय ठाट-बाट से रहते थे, पर आपने वो महिलाओं को निम्न स्तर पर जाकर के उन महिलाओं को देखा क्या, उन बहनों को देखा क्या, या किसी गरीब को देखा क्या, उसके विषय में सोचा? उसको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का कार्य है। इस योजना की घोषणा शायद प्रधानमंत्री ने लाल किले से की थी, तो बड़ा वो उस पर इशू आया था, बहुत सारी पार्टीज ने इशू किया था कि ऐसी योजना है जो लाल किले से क्या भाषण देके घोषित करने की बात है। नहीं तो क्यों नहीं है ये? नहीं, उन्होंने बड़े हल्के में लिया था उस योजना को, उस उत्पीड़न, उस परेशानी को नहीं समझा था। वो समझ ही नहीं सकते ना। जिसमें संवेदना होगी वही तो परेशानी को समझेंगे, और जिसमें संवेदना ही नहीं है, जो संवेदनहीन है, वो क्या परेशानी। उन्होंने तो ये कहा है कि भाई, हमारे राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया आएगा तो 25 पैसे वहाँ पहुँचते। तो आप भ्रष्टाचार का आपको भी मालूम था, फिर भी आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं राजमोह, राजलोभ के कारण वो ये सारी की सारी योजनाएं उन्होंने। अब आप ये देख लो, जनधन योजना, सपने में कोई नहीं सोच सकता था कि बहनों के भी खाते खुलेंगे या आम आदमी के भी खाते खुल सकते हैं। तो किस तरीके से उन्होंने खाते खुलवाए, तो और ट्रांसपेरेंसी, सीधा की सीधा पैसा खातों के अंदर आना ऑनलाइन। आप गर्भवती महिलाओं के लिए देख लो आप कि मातृबंधन योजना के तहत 6,000 रुपये की राशि, तो वो किस तरीके से उन्होंने खातों के अंदर गई है। पेंशन है खातों के अंदर, नहीं तो पहले क्या था कि पोस्टमैन खाता था या किसी के हाथ में चला जाता था, वो खाते थे। मल्टी लेवल पे वो डिवाइड होके चली जाती थी, वो मिलती तो सीधी माताएं बहनों के हाथों में सारी पेंशन जा रही है, सारा खाते में पैसा आ रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है। आप वापस महिलाओं पे उस पे आते हैं, लीडरशिप पे, प्रेजेंट पे। हाँ। कि क्या राजस्थान में आपके पास, मैं नहीं कहूँगा 66 महिलाएं हैं, क्या 40 भी महिलाएं अपना हक लेने के लिए तैयार है, जो एमएलए सीट के लिए अपना दावा पेश कर सके? और पुरुष की, यहाँ पे लीडरशिप की बात हो रही है, महिला और पुरुष की बात नहीं हो रही, लीडरशिप लेने के लिए तैयार है, उसी समकक्ष
बिल्कुल। नेतृत्व और लीडरशिप इसकी हाँ हाँ बिल्कुल, नेतृत्व के लिए, लीडरशिप लेने के लिए अभी हमारे ही कितनी अध्यक्ष हैं आपने देखी है निकली, और कितना अच्छा कुशल नेतृत्व उन्होंने पूरे राजस्थान में महिला मोर्चा ने किया है। तो मैं तो कहती हूँ कि आप करें तो सही, कुशल नेतृत्व क्यों नहीं है, पर इसकी एक व्यवस्था है। अभी जिस तरीके से 28 में इसको लागू करेंगे तो टाइम लगेगा। मुझे लगता है 28 में तो लागू कर देंगे। मोदी जी अभी राजस्थान के इलेक्शन में भी देख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि मोदी जी लागू होने से पहले ही कम से कम अपनी पार्टी में तो उन महिलाओं को व्यवस्थित जगह दिला पाएंगे जो संदेश पूरे देश को जा सके। देखो हमारी पार्टी तो शुरू से ही है, अभी पहले भी 33% आरक्षण पार्षद के उसमें कराई है ना। इसके बाद पंचायत समिति वाला और पंचायत राज्य में भी हमारे 50% का आरक्षण दिया है। तो ये सब हमारी पार्टी ने किया है, कोई किसी ने नहीं करा है कि और दूसरी पार्टियाँ इसको। ये तो आपस में लड़ना और किस तरीके से ईमानदार आदमी को सत्ता से बाहर करना, इस योजना के अलावा इनके पास कोई और उद्देश्य नहीं है या कोई एजेंडा नहीं है। ये तो ये कांग्रेस ओबीसी का भी मुद्दा ला रही है, हिंदुओं को कहीं ना कहीं बांट के राज किया है बहुत सारी पार्टियों ने। वापस मैं कहूँगा कि 80 और 20 का मुद्दा नहीं हो गया, वो हिंदुओं को तो 10-10, 20-20, 15-15% में बांट के ओबीसी, एसटी, एससी। आप इस मामले में क्या विचार रखते हैं? कांग्रेस ने क्या करा है, हमेशा बांटने का काम किया है। क्या बांट के राज किया है? बांट के राज किया है, बांटने का काम किया है। उन्होंने गरीब अमीर को बांट दिया, गरीब को उठने नहीं दिया, अमीर को और ऊंचा उठा दिया। समानता लाने की कोई कोशिश नहीं किया। हमारी पार्टी एकात्म मानववाद पर काम कर रही है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन पे काम कर रही है। तो उसने बांटने का नहीं है, उसने समग्र सबको साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का नारा है और उसको लेकर के ही काम कर रही है। तो ये तो हमेशा इसी तरीके का काम कर रही है। अभी आरक्षण में ओबीसी यूं क्यों नहीं, फलाना क्यों नहीं, तो ये तो क्या है, जातिवाद का फैलाने का काम कर रही है, नए मुद्दे लाके उसको योजना का काम कर रही है, योजना को भटकाने का काम किया है इन्होंने। पर मैं तो जानती हूँ और मैं भारत की जनता को भी समझती हूँ, हमारी भारत की जनता समझदार है, वो सब समझ रही है कि ये किस। मनोज जी, आप कहाँ से देख रही है? क्या आप भी एमएलए इलेक्शन में जो विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, आप भी कहीं से देख रही हैं अपनी सीट को? हाँ बिल्कुल देख रही हूँ। सुनिश्चित कर रही है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सांगानेर विधानसभा से आप उम्मीदवार के लिए पार्टी के सामने आप? हाँ, मैंने पार्टी को दिया है अपना, और सांगानेर विधानसभा से आवेदन मैंने किया है पार्टी को। किस तरह से अभी प्रेजेंट विधायक जैसे लाहौटी, अशोक लाहौटी विधायक है, तो वो मैं समझता हूँ कि उनके कार्य को और आप किस तरह से आप देख रही हैं? भाई हमारी पार्टी के तो कोई भी विधायक है, उसने अच्छा काम किया है, पर ये एक लोकतांत्रिक वो है, व्यवस्था है, और इसमें सबको मांगने का अधिकार है। तो इसीलिए मैंने भी करा है, और मैं जानती हूँ कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि राजनीति समाज सेवा का साधन मात्र है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी इस चीज़ को कहते थे। तो और अच्छे से कैसे आप अपने आप को सांगानेर विधानसभा के लिए तैयार कर रही हैं? कुछ मुद्दे हैं, कुछ आपकी योजना है जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के लिए आम आदमी के लिए राहत का देने का काम करेगी? पानी का, जल का, व्यवस्थाओं का, कुछ सड़क का, कुछ गली सफाई का। किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं कि सांगानेर में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सके? बिल्कुल, नाली पटान और ये तो सारे रहते ही हैं, और सड़क का है, नल का है, पानी की व्यवस्था है, सीवरेज लाइनें हैं, तो कई मुद्दे हैं। और आम जनता के जो भी मुद्दे हैं, तो उनके लिए मैं आधी रात पर खड़ी होने को रहूँगी। पर्सनली आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगी? आप अपने, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ऐसी कौन सी लीडरशिप क्वालिटी के साथ आप सांगानेर विधानसभा में अपना झंडा गाड़ने के लिए तैयार हैं कि आप ये कह सकें मैं जनता के लिए ये नहीं हुआ और ये करूँगी, और मैं इस लीडरशिप को, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जनता के जो भी कार्य होंगे मैं पूर्ण निष्ठा से करूँगी, पूर्ण ईमानदारी से करूँगी। और मैं जिस परिवार से आती हूँ तो वो जनता की सेवा के लिए बना हुआ परिवार है, और जिस परिवार की मैं बेटी हूँ, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मेरे ताऊ जी हैं, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके मैंने आज तक कार्य क्या किया। पार्टी एक
पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के परिवार की एक महिला को टिकट देने के लिए तैयार है। मैं आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न कर रहा हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो वन ऑफ द फाउंडर थे बीजेपी के जनता पार्टी के, क्या उनकी एक पारिवारिक महिला को जो महिला बिल पास किया है प्रधानमंत्री ने, उस नाते जहां आपने 7 साल महिला मोर्चा में रह के राजस्थान में सेवाएं दी है, उस विचार पे क्या आपकी सीट पे विचार करिए, सीरियसली कुछ विचार किया जा रहा है या आपको कुछ आश्वासन मिला है ऐसा? देखो, हमारी पार्टी परिवारवाद के विरोधी है और मैं परिवारवाद के तो विरोधी हैं, लेकिन कार्यकर्ता के विरोधी नहीं है शायद प्रधानमंत्री जी। जिन्होंने सर्व किया है, जिन्होंने सेवाएं दी हैं, उनको आगे लेके आते हैं और शायद बिल्कुल वो आगे लेकर के आते हैं और आंकलन करते हैं। अगर मैंने अच्छा काम किया है तो पार्टी निश्चित रूप से मेरे को टिकट देगी। मैं तो ये जानती हूँ, मेरे को उम्मीदवार बनाएगी अगर मैंने अच्छा काम किया है, और पार्टी को लगता है तो वो देगी। और ये पार्टी की व्यवस्था है कि किस तरीके से वो विचार करती है। क्या आपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी मांग रखी है या नहीं? बिल्कुल, मैंने शीर्ष लास्ट टाइम पे भी आपने शायद, मैं समझता हूँ आपने अप्लाई मतलब ये मांग रखी थी लास्ट इलेक्शन में भी, शायद किन्हीं कारणों से वो रह गया था। मैं ऐसे मधु जी हमारी बड़ी दीदी है तो मैं उसको विचार करते हुए, क्या पार्टी सीरियसली इसमें कुछ डिसीजन लेने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी सोचती है, करती है कि वो, और देखो चुनाव कोई आसान चीज़ नहीं है और उसमें हर चीज़ का आकलन होता है चुनाव के अंदर। तो पार्टी इस चीज़ को देख करके निश्चित रूप से विचार करती है और हर कार्यकर्ता पे विचार करती है, हर सीटों पे विचार करती है कि कौन सी सीट किसके लिए और कौन सा कार्य किसके लिए उपयोगी है, और इस हिसाब से वो कार्य देती है। तो मैं तो ये समझती हूँ पार्टी जो करेगी वो अच्छा करेगी और विचार करना भी चाहिए पार्टी को। मैं इतने वर्षों से काम कर रही हूँ तो मेरे ऊपर भी विचार करना चाहिए पार्टी को। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पार्टी जो करेगी मेरे लिए अच्छा करेगी। मधु जी, मैं चाहूँगा ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, और आप ही नहीं, आप कुछ महिला समूह के साथ हम ये चर्चा करेंगे कि महिलाओं को कैसे आगे आना चाहिए, लीडरशिप अपने हाथ में लेके पारिवारिक की व्यवस्थाओं के साथ, राजनीतिक की व्यवस्थाओं के साथ समाज सेवा में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। धन्यवाद मधु जी। नमस्कार, धन्यवाद।